अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सिकंदर बख्श, कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.9 की बोरिंग सी क्लास आपके लिए ले आया हूं। या थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जिसकी हेल्प से आपके अगले क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर डायरेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी, तभी मैंने ये क्लास रखी होगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने क्लास 0 में देखी थी। होपफुली आप प्ले लिस्ट फॉलो कर रहे हैं। 2.9 की भी प्ले लिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, और 12th मैथमेटिक्स फुल बुक की भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। क्लिक करके सीक्वेंस में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। बैक टू द टॉपिक। आज के टॉपिक थोड़े मैथमेटिक्स से सीखने वाले हैं, या थोड़ी लर्निंग कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वहां पे बताया गया आपको फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये बुक मैंने सामने रखी इसीलिए कि आपसे शेयर कर सकूं। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है? एक्सट्रीम का वर्ड जब भी यूज होता है तो होपफुली आपको क्लास 0 याद होगी कि मैंने स्टेशनरी पॉइंट का जिक्र किया था। मैं यहाँ रफ सा एक आइडिया देने के लिए आपको बता देता हूँ कौन सा एरिया यूज करूँ। चलिए यही यूज कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है। तो हमने ये कहा था कि एक ऐसा पॉइंट, बल्कि इस एग्जांपल से बैक जाते हैं, इधर ये समझिएगा जरा कि अगर हम ऐसे कहें तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करने लग जाता है। ये पढ़ा था ना हमने क्लास 0 में, वो बॉय वाली एग्जाम्पल भी मैंने दी थी कि इसने बॉल फेंकी तो एक सिचुएशन के बाद वो नीचे को आने लगी और इसने कैच कर ली। सो फॉर दैट रीजन, बात अच्छे से समझिएगा या, तो ये जो पॉइंट है जो हमने कहा कि ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उसका बार बार जिक्र आता रहेगा। बस आपने वो डेफिनेशन याद रखनी है कि जिस पॉइंट के बाद फंक्शन अपनी नेचर को चेंज कर लेता है, ठीक है, और इंक्रीजिंग था उससे क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। तो होपफुली ये बात आपको याद होगी, ठीक है। तो उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। अब इस फंक्शन की अगर वैल्यू को मैं देखूं तो ये तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हुई ना, ये क्या हुई इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, और हम हर पार्ट में ये काम करते रहेंगे कि एफ डैश एक्स ऑफ 0 लेते रहेंगे। क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेते रहेंगे, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। सर समझ नहीं आ रही, अभी आएगी, डोंट वरी। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के दो नाम रख दिए गए हैं, क्या? मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू का कहाँ पे जिक्र आ गया? तो इस तरीके से समझ लो कि अगर एक फंक्शन ग्रो कर रहा है तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ऊपर की तरफ मूव करके नीचे को फिर बोल जाती है, और अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ऐसे ही है ना, ये मैक्सिमम और वो मिनिमम। अब इसके साथ एक वर्ड यूज होता है रिलेटिव। इसका टॉपिक जब आएगा तब डिटेल से समझ लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब आगे पढ़ें और फिर लौट के आए तो काफी अच्छे से समझ आए। जैसे काफी मूवीज में होता है कि मूवी के स्टार्ट पे एक सीन दिखा देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर फिल्म शुरू से शुरू हो जाती है, वो कहानी पहले पूरी आती है और एंड पे वही वाला सीन रिलेट करता है कि अच्छा स्टार्ट पे ये सीन दिखाया था कि मूवी के एंड पे ये होना है। तो मैं भी कुछ वैसा ही कहा था। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, जरा यहाँ पे देखिएगा। कई दफा ग्राफ में क्या होता है कि फंक्शन ऐसे मूव करता जा रहा है, उसका मैक्सिमम पॉइंट आया और फिर उसका एक नेगेटिव पॉइंट आया, ठीक है, और फिर एक पॉजिटिव मैक्सिमम पॉइंट आया, फिर ये फिर ग्राफ जा रहा है और फिर इसका एक नेगेटिव पॉइंट आया, यानी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या हो रहा है कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थी, जरूरी नहीं ये अकेली हो, अगर वो फंक्शन आगे जाए तो हो सकता है उससे रिलेट करने वाली एक और मैक्सिमम वैल्यू मौजूद हो, उससे रिलेट करने वाली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उससे रिलेट करने वाली एक और मैक्सिमम वैल्यू मौजूद हो। ठीक वैसे ही मिनिमम से रिलेट करने वाली मिनिमम वैल्यू एक और मौजूद हो। तो इसलिए हम लिखते हैं रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम। आई थिंक समझ आ रही है कि इसके अलावा भी ग्राफ में कोई ना कोई और फंक्शन में वैल्यू हो सकती है, इसलिए रिलेटिव लिखा जाता है, और कोई खासी बात नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, कि यहाँ पे मैंने दो टॉपिक लिखे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट। पहले हम ये समझेंगे क्यों, क्योंकि थ्योरी आनी चाहिए, डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, और आई गारंटेड यू अगर आपने अच्छे से सुन ली ये क्लास, अच्छे से समझ लिया इस लेक्चर को, तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। बस आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, यानी जब भी भूल जाए थोड़ा सा आगे रिवाइज जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन या पेपर्स तक अगर आपने 2-3 दफा अभी ही इसको तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और पेपर वाले दिन आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि दिखाना यार अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने डायग्राम से माइंड में रखा हुआ है एक छोटा सा रेफरेंस, उससे मुझे पता चल गया कि ये क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट। बोर काफी कर दिया, अब टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हम पढ़ने क्या लगे। ओके जी, तो डेफिनेशन से ही शुरू करना चाहिए वैसे तो मुझे, कि पहले मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझा दूं, लेकिन क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट बिल्कुल मिलता जुलता है क्रिटिकल पॉइंट से, तो पहले मैं ये समझाना चाहूंगा। होपफुली आपको याद होगा कि स्टेशनरी पॉइंट मैंने किसको कहा था, ऐसा पॉइंट जिसके बाद वैल्यू मतलब 0 इंक्रीज हो रही थी तो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए।
तो 0 होता था। एफ डैश ऑफ एक्स हम इसको कह देते थे कि ये क्या आ रहा है 0, क्या एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है 0। एक तो ये सिचुएशन थी। तो यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो हम उस पॉइंट को कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ये दो सिचुएशन क्या है कि अगर आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया और वो 0 आ गया, तो वो वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक और शर्त है, और यहाँ इसके अलावा भी एक चीज हो सकती है। वो क्या कि अगर आपने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला है और उसकी अनडिफाइंड वैल्यू निकल आई है। अब ये अनडिफाइंड का क्या मतलब हुआ, देखिए सीक्वेंस को समझते हैं पहले अच्छे से। ठीक, आपने एक ऐसे ग्राफ देखा कि यार यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0 है और उसके बाद ये इंक्रीज पहले कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक पॉइंट पे आके अचानक से वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया। पता नहीं वो कहाँ तक जा रहा है, उसने अपनी फंक्शन की जो नेचर है उसे चेंज किया और वो चल पड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, मतलब उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसने अपनी साइड चेंज कर ली। अब वो इन डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन कहाँ तक नो आइडिया, उसकी लिमिट खत्म हो गई। ठीक वैसे ही ये भी पॉसिबल है कि एक फंक्शन ऐसे जा रहा था इंक्रीज कर रहा था, ये पॉइंट आया जिसको हमने अपनी तरफ से स्टेशनरी कहना था लेकिन नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अपवर्ड मूव कर गया, वो ग्राफ से बाहर निकल गया, वो पता नहीं कहाँ तक चला गया। इस तरीके से समझ लो कि वो इनफाइनाइट की तरफ चल पड़ा। तो अगर आपका एक फंक्शन ऐसे सीक्वेंस में जा रहा हो और एक पॉइंट पे आके वो अचानक इन्फिनिटी की तरफ चल पड़े, इस तरह से समझ लीजिए, किस तरफ चल पड़े, इन्फिनिटी की तरफ। एक पॉइंट पे आके बेशक अपवर्ड और बेशक डाउनवर्ड, दोनों सूरतों में अगर वो इन्फिनिटी की तरफ चल पड़े तो उस पॉइंट को कहते हैं हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जिस पॉइंट को हमने कहा था स्टेशनरी पॉइंट हो भी, या अगर एक ऐसे पॉइंट हो जिस पॉइंट से फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ मूव कर पड़े, कोई डायरेक्शन ना छोड़े, एक ही डायरेक्शन में चल पड़े, कोई सीक्वेंस ना रहे। जैसे पहले था कि ये ऐसे फंक्शन गया फिर एक पॉइंट के बाद नीचे की तरफ चल पड़ा, तो ऐसा ना हो, वो इन्फिनिटी की तरफ चल पड़े, तो ऐसे कहते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं कि उस फंक्शन के अंदर वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ा है उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सर इतना एक्सप्लेन कर दिया, हाँ समझाना जरूरी था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बोर कर रहा हूँ, समझाना जरूरी है इतना डिटेल में। तो क्रिटिकल पॉइंट होपफुली समझ आ गया होगा। इसकी एग्जांपल एक तरह से समझ लेते हैं या फिर अच्छे से ज्यादा समझ आ जाती, इसलिए मैंने लिख रही थी कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इफ x इज इक्वल टू 1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझिएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 कह दिया मैंने, यानी मैंने कहा ये कंडीशन लगा दो, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे जी, x की जगह हमने पुट कर दिया 1। इसका मतलब पता है क्या है, 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0 का आंसर क्या आने वाला है, यू नो दैट, अनडिफाइंड वैल्यू। या तो बात बताने वाली यही थी कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो दिखते तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा इस फंक्शन का, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये जो फंक्शन है, ये इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे ये वाला फंक्शन क्रिटिकल हो जाता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पॉजिटिव की तरफ भी हो सकती है और नेगेटिव की तरफ भी। ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन की दुनिया में इन्हें सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड कहा जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव से समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो होपफुली क्रिटिकल पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी तरह। अब मूव करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। असल तो नहीं कहना चाहिए, सब असल, यानी कि हाफ असल के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। डेफिनेशन मैंने लिख दी। अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स कनकेविटी, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, कनकेविटी, कनकेव होता है ना, वहां से कनकेविटी। कनकेविटी का क्या मतलब है, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था कि बाद में लिखना ना मुझे पड़े। नेचर ऑफ द कर्व, अब ये नेचर ऑफ द कर्व क्या है तो मैं भी समझाता हूँ, डोंट वरी। एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन जो है वो अपनी नेचर को चेंज करे, बस इस तरह समझ लीजिए, फंक्शन क्या करे, अपनी नेचर को चेंज करे। क्या मतलब इस बात अभी बता करते हैं। बट इफ इट इज इंक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर द पॉइंट। सर क्या कह रहे हैं आप, अभी समझ आएगी, डोंट वरी। अगर मैं इसकी बात करूं स्टेशनरी पॉइंट की, फिर से वही रेफरेंस आ गया, तो यहाँ पे क्या होता था कि फंक्शन यहाँ से चल पड़ा और जाते 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 एक पॉइंट पर रुका और उस पॉइंट से फिर क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज करने लग गया। तो एक ऐसा पॉइंट जो उसकी नेचर को बदल दे, जो इसकी फंक्शन की नेचर को चेंज कर दे, इस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, कनकेविटी। क्या कहते हैं, कनकेविटी, यानी नेचर ऑफ द कर्व। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कनकेविटी, यानी कि
नेचर को चेंज कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। इस डेफिनेशन में ये लिखा है कि अगर इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होने की बजाय फंक्शन क्या हो रहा था गाइस, इंक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट से चल पड़े, ये फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, और उस पॉइंट के बाद फिर फंक्शन फिर से इंक्रीज होने लग जाए, या देखिए लिखा हुआ है अ पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कनकेविटी, एक ऐसा फंक्शन या ऐसा पॉइंट, सॉरी एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन चेंज करे अपनी नेचर को, इट बट लेकिन इफ इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ये रेड में मैंने लिखा है, अच्छे से याद रखिएगा, बट इफ लेकिन अगर इट इज इंक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, ये इंक्रीज करे किससे, बिफोर द पॉइंट। मैं एक दफा फिर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। एक ऐसा पॉइंट जिससे फंक्शन की नेचर चेंज हो लेकिन पहले, बट इफ इट इज इंक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, फंक्शन क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो पॉइंट से पहले, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर द पॉइंट, और इसके बाद भी फंक्शन क्या करे, इंक्रीज ही कर रहा हो। चेंज आ गया ना, उधर क्या हो रहा था, यहाँ तो देखें स्टेशनरी पॉइंट में क्या था, फंक्शन पहले इंक्रीज करता था, उस पॉइंट से आगे जो स्टेशनरी पॉइंट था उससे फिर बाद में डिक्रीज करता था। फिर हमने कहा कि यार एक और चीज पढ़ लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, कि फंक्शन उस पॉइंट पे आके मे बी इनफाइनाइट की तरफ चल पड़े, डायरेक्शन ही पूरी चेंज कर दे, सीक्वेंस ही तोड़ दे, तो उसको हमने क्रिटिकल पॉइंट कह दिया। लेकिन यहाँ पर तीसरी बात आ गई, कंसेप्ट सही से समझना है, और कई दफा लोग इनको मिक्स कर देते हैं, नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे जीरो पे आके फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ चल पड़े, क्रिटिकल पॉइंट जहां से फंक्शन अपनी नेचर को चेंज करे लेकिन इनफाइनाइट की तरफ चल पड़े, या वही वाला जो हमारा पहले स्टेशनरी पॉइंट था। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह रहा है कि एक ऐसा चेंज, अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक ऐसा चेंज आए जो फंक्शन पहले भी इंक्रीज कर रहा हो और बाद में भी इंक्रीज ही करे। जो डिक्रीज के लिए भी ये यूज हो सकता है, लेकिन पहले मैं ये एग्जांपल क्लियर कर लूँ कि ये मैंने ड्रॉ किया है कि ये हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पे आया। फॉर एग्जांपल इसे कह देते हैं x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है, 0 है, मिसाल ले लेते हैं, और इसके बाद फंक्शन साहब फिर चल पड़े आगे को, और आगे भी इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या बताई मैंने, बट इफ इट इज इंक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, इट इज इंक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट एंड इट इज आल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर द पॉइंट। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया, याद भी हो गया होगा। आई नो क्लास लेंथी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। सेम डेफिनेशन, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इंक्रीजिंग की जगह आपने क्या लिख देना है, डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे, मतलब सर समझ नहीं आई, तो अभी समझ आ जाएगी। आई नो कि काफ़ी जीनियस हैं आप, काफ़ी लोगों को तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग की जगह जस्ट रिप्लेस कर दिया डिक्रीजिंग, तो ये डेफिनेशन उधर भी सूट करेगी। कैसे, अब ज़रा देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन आ रहा है, घूम कैसे आ रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि फंक्शन आ रहा है कहीं से, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ कितनी ऊंचाई से आ रहा है। अ पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कनकेविटी, फंक्शन अपनी नेचर को बदलता है, बट इफ इट इज डिक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग बिफोर द पॉइंट, इट इज आल्सो डिक्रीजिंग आफ्टर द पॉइंट। तो पहले भी डिक्रीज कर रहा था, बाद में भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए सेम डेफिनेशन मैंने बना के लिख दी, टूटी फूटी सी, होपफुली आपको याद भी हो जाएगी। बस एक ही वर्ड को चेंज करना है, तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाएगी। सर ये सब क्यों पढ़ाया आपने, ये तो बड़ा बोरिंग काम है, सिर्फ इस एक चीज के लिए इतनी सारी मुशक्कत और मेहनत की जा रही है ताकि आपको मैक्सिमा और मिनिमा अच्छे से समझा सकूं। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तीनों चीजें हमने पढ़ ली और मैंने काफी दफा रिपीट भी कर दिया। ओके, मैक्सिमा मिनिमा, अगर आप किसी भी फंक्शन का फाइंड करना चाहते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, क्या ये फंक्शन मैक्सिमा की तरफ जा रहा है या मिनिमा की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सर और दो चीजें समझनी पड़ेंगी, हाँ यार दो चीजें और समझनी पड़ेंगी जिन्हें बुक में बताया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मेरा फेवरेट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। क्यों भाई, सीधा सीधा आंसर पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा की तरफ जा रहा है कि मिनिमा की तरफ जा रहा है, कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट है या ये हमारा मिनिमा पॉइंट है। सॉरी फॉर दैट, जा रहा है का मतलब सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में चल रही है इसकी बैक स्टोरी, तो वो मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसी से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से समझिएगा, स्लो स्लो करके समझेंगे। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, एक चीज तो पहले याद रखनी है, चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, जो पहला स्टेप है ना दोनों सूरत में वो एक ही है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल लेना है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको नहीं भूलना।
चाहे ये वाला फंक्शन अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होने लगा, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होने लगा। बस ये बात आपने माइंड में रखनी है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी टेस्ट कि पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। बस ये बात याद रखनी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आएगी। अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या लिखा है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, फिर से अगर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, एज एक्स इज इंक्रीजेस, तो एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दस द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव मैक्सिमम है कि फंक्शन पॉजिटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भाई सब जा रहे हैं। बात को गौर से समझिए कि फंक्शन ऑपोजिट बात कर रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको मैं आपको ना ड्रॉ करके बताता हूँ, जरा ये वाला एरिया थोड़ा सा नीट कर लो। ऑलराइट, आई क्लियर इट फॉर यू। अब डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए समझ लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो पहले पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव था, और फिर नेगेटिव की तरफ चल पड़े, यानी पॉजिटिव की तरफ जाए और फिर नेगेटिव की तरफ चल पड़े। अगर ऐसी सिचुएशन है, ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक वाली डेफिनेशन समझने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि अगर फंक्शन डेरिवेटिव लें और वो चेंज हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पहले हो, फंक्शन इंक्रीज करे और बाद में डिक्रीज कर रहा हो, एज एक्स इज इंक्रीजेस thus द फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम। तो हम इसमें देखते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इस एक पॉइंट के बाद फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है, ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। समझ गए ना आप? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिलेटिव मैक्सिमम कैसे फाइंड किया, मैंने क्या बोला कि हमारा फंक्शन अगर पहले पॉजिटिव हो और फिर किसकी तरफ मूव कर दिए, नेगेटिव की तरफ मूव करे। अगर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाता है तो इसका मतलब आसान लफ्जों में यह है कि हमारा ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे कि हमने कौन सा पॉइंट फाइंड किया है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट फाइंड। होपफुली ये समझ आ गया। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट, बिल्कुल ही ऑपोजिट, कि अगर एक फंक्शन पहले नेगेटिव की तरफ मूव करे और फिर एक पॉइंट के बाद पॉजिटिव की तरफ मूव करे, जैसे मैंने यहाँ पे रेफली लिखा है, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम, सेम डेफिनेशन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एज एक्स इज डिक्रीजेस, पहले फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बस हमने ये डेफिनेशन मैंने खुद से बना दी, थोड़ी बहुत लिख दी है, यहाँ वहाँ से हेल्प भी ली होती है, मैंने कई दफ़ा मैं पढ़ लेता हूँ कि अच्छा इसने इस अंदाज में लिखा है, चलो मैं इस अंदाज में लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही वर्डिंग यूज की जाती है। तो मैंने वो कोशिश की लाइन लिखने की जो दोनों में सेम रहे, बस आपने एक एक वर्ड का चेंज करना है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए तो मैक्सिमा पॉइंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो रिलेटिव मिनिमा पॉइंट। बस आपने ये दो वर्ड याद रखना है कि ये रिलेटिव मिनिमा है और ये रिलेटिव मैक्सिमा। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने जैसे कहा था, मेरा फेवरेट है ये, क्यों, बड़ा ही सादा तरीका है। पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, ओके, दूसरा डेरिवेटिव, सर ये दूसरा डेरिवेटिव फाइंड का अगर तरीका है तो आपने ये क्यों नहीं पहले बताया, सीधा ये बता देते। क्वेश्चन ठीक है लेकिन मैं एंड पे आंसर देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें और वो लेस देन 0 आ जाए, आंसर क्या, माइनस में आ जाए। अगर आंसर माइनस में आ जाए तो आप कहेंगे रिलेटिव क्या है, मैक्सिमम। फंक्शन हमारे का जो हमारा पॉइंट है वो रिलेटिव मैक्सिमम है। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रिलेटिव मिनिमम है। यानी बिल्कुल उसका उल्ट चल रहे हैं हम, इस तरीके से समझ लो कि ये रट्टा लगा रहे हैं कि यार सेकंड हमने पहले पहला डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया ना तो बस हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। और अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव की तरफ आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा। बस सादे से तरीके से हमने इसको अपने ब्रेन में याद कर लिया। ये बात आई होप सो कि आप समझ गए हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैंने जो बात कही थी कि फिर हम पहले ही ये क्यों नहीं कर लेते, आपने ये इतनी लंबी कहानी हमें क्यों सुनी। कभी कभी क्या होता है कि हम अभी पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, या तो अब उसका सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, सर उसको तो सीधा ही आंसर कह देना चाहिए कि ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, या ये इसको कह देना चाहिए कि ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इतना आसान नहीं है। अगर आपको वो एक फंक्शन दिया जाता है और कहा जाता है इसका इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह होगा, तो हम सारे पार्ट्स करेंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कौन से पॉइंट में वो इशू आएगा। जब मैं पढ़ाता था तो आता है वो इशू कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और आंसर आ गया 0, ले भाई साहब फंस गए स्टार्ट पे।
सर ने तो कहा था पहला डेरिवेटिव लो आराम से, दूसरा डेरिवेटिव लो और देखो ये वाली कंडीशन, दोनों में से अगर आंसर माइनस में आ गया तो रिलेटिव मैक्सिमा कह दो, और अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो रिलेटिव मिनिमा कह दो, बात खत्म। लेकिन सर ने तो ये बताया ही नहीं कि सर अगर पहला ही डेरिवेटिव जीरो आ जाए फिर क्या करें। तो उस सिचुएशन में हमें फिर इन चीज़ों को समझना ज़रूरी लगता है कि यार अच्छा ही होता कि अगर हमने क्लास में ध्यान दिया होता, अच्छे से समझ लेते कि फर्स्ट डेरिवेटिव की नेचर को कैसे फाइंड करना है। अगर पहले ही डेरिवेटिव से आंसर निकल सकता तो क्यों ना उस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर आंसर जीरो नहीं आता फिर तो बहुत ही आसान तरीका है, पहला डेरिवेटिव पकड़ा, दूसरा डेरिवेटिव निकाला और दूसरे डेरिवेटिव की नेचर से पता चल गया कि आंसर का जो रिजल्ट है वो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा है। तो होपफुली आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी किस्म का तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हो। कोई सजेशन देना हो, अगर दिया भी करें सजेशन, अगर आपके माइंड में कोई बात आती है, जो बात आपको अच्छी लगती है, जो आपको दूसरों से शेयर करनी ठीक लगती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। कई दफ़ा क्या होता है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन पढ़ने के आदी होते हैं, तो जब आप जैसे क्वेश्चंस के बारे में राय देते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती आ रही है, तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें पता चल जाता है कि हाँ सर ने यहाँ पे गलती की थी, तो वो लोग अपनी गलती को दुरुस्त कर लेते हैं, वक्त रहते ही ठीक कर लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ मैथमेटिक्स में समटाइम्स नहीं, अक्सर औकात गलतियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन करते करते जल्दबाजी में कई दफ़ा क्वेश्चन ही गलत लिखा जाता है, तो आंसर तक जाते जाते तो स्टोरी ही चेंज हुई होती है। तो बेटर यही है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें। वीडियो के बारे में फीडबैक बहुत अच्छा रहता है आपका, बिल्कुल उससे फ़र्क पड़ता है। नंबर 2, अगर कोई गलती आपको दिख रही है तो उसे ज़रूर पॉइंट आउट करें। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि कुछ हिस्सा ज़्यादा अच्छा था, कुछ हिस्सा नहीं था ठीक, इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो उसका भी जिक्र ज़रूर किया करें, ताकि जो आने वाला पर्सन है बाद में आपके आ रहा व्यूअर, वो भी पढ़ के उससे फ़ायदा उठा सके। तो होपफुली मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुशी रखिए और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।